पीडीएफ विजिबल है? ठीक है, विजिबल है ना भाई? चैट बॉक्स में लिख देना यस और नो। ठीक है, गुड। देखो देखो इसके दो स्पीसीज लगभग लगभग पूरे जूलॉजी सेक्शन ए में। कुछ लोग बोल रहे थे किताब का नाम बता दीजिए। किताब लेख एक एक तो सेक्शन ए में एक छोटा सा पोर्शन, एक एम्फियोक्सिस है और एक तुम्हारा ये हर्डमानिया पैलिडा है। उसमें भी हम लोग के टाइम तो नहीं, लेकिन तुम्हारे जो अभी सीनियर है उन लोग का जो सिलेबस था काट दिया गया था। उसमें हर्डमानिया पैलिडा को हटा दिया गया था और रखा गया गया था एम्फियोक्सिस में। तो अगर तुम लोग का सिलेबस वही रहता है तो फिर एम्फियोक्सिस है। और दोनों अगर रहता है तो रहना तो दोनों चाहिए, क्योंकि सेशन तो टाइम से स्टार्ट होने वाला है। और जो हम लोग का जो जूनियर है उनका सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो लगभग अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ था। तो जो एम्फियोक्सिस है इसमें बोलेंगे तो ये है स्पीसीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दो स्पीसीज हैं इसके अंदर। तो चलो एम्फियोक्सिस में देखते हैं इसका पहले क्या लिखने का तरीका क्या है। कि देखो पहले तो एम्फियोक्सिस का स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि एम्फियोक्सिस है क्या, तो उसमें पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। हैबिट और हैबिटेट क्या है, उसका कलर क्या है, सारा चीज देखते हैं ना। उसका कलर क्या है, हैबिट और हैबिटेट क्या है, मतलब रहता कहाँ पे है, और उसकी रिप्रोडक्शन क्या है, सारा चीज एकदम A to Z। तो बेसिकली अगर स्ट्रक्चर पूछता है तो भाई उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करोगे। हैबिट और हैबिटेट को उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, ये डिफाइन करते हैं उसके अंदर से। अब बात करते हैं, देखो सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी देखते हैं। तो इसके पहले हम तुम लोग को बताया था कि फर्स्ट ईयर में हम क्या पढ़ते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स में मैंने जो क्लास लिया था बताया था पीकअप नामी। पीकअप नामी मतलब क्या होता है? पी मतलब पॉरीफेरा, सी मतलब सिलेंट्रेटा, इसका कैपिटल पी हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीस, एन से होगा निमेटोडा, ए से आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। तो ये तो इसका एक ट्रिक था कि आप कैसे याद कर सकते हो नॉन कोऑर्डिनेट्स को। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आप अरेंज करिए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, तो आप तो फर्स्ट ईयर वाला जो भी हमारा सेशन था उसमें कवर हुआ था। अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। बेसिकली दो पढ़े थे हम, क्या कॉर्डेट्स के अंदर, सिफेलोकॉर्डेटा में। तो फाइलम हमारा क्या है? कॉर्डेटा। क्या है फाइलम हमारा? कॉर्डेटा। सब फाइलम हमारा क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। क्लास हमारा क्या है? लिप्टोकार्डी। क्या है? लेप्टोकार्डी। जीनस हमारा क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। और स्पीसीज हमारा क्या है? लैंसलेटम। लैंसलेटम बोलो या लैंसलेट सेल्स वगैरह इसमें पाई जाती है, तो इसके नाम से हमें याद रखना होता है। तो बेसिकली जब इस स्पीसीज के बेसिकली तीन नाम है, एक दो और तीन नाम है। पहला नाम क्या हो सकता है? ब्रैंकियोस्टोमा इसका, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रैंकियोस्टोमा। दूसरा, इस एग्जाम में अभी कंफ्यूज एकदम ना होना, क्योंकि एग्जाम में इसका तीनों नाम से किसी से भी पूछ सकता है। तो बोल देगा कि डिस्क्राइब ब्रैंकियोस्टोमा तो भी यही लिखोगे, डिस्क्राइब एम्फियोक्सिस तो भी यही लिखोगे, डिस्क्राइब लैंसलेट्स तो इसका भी यही लिखोगे। तो दूसरा नाम इसका क्या है? एम्फियोक्सस। और तीसरा हमारा क्या नाम है? लैंसलेट। लैंसलेट है। ठीक है, तो नाम याद रखना। अगर पूछा जाए कि ब्रैंकियोस्टोमा इज कॉमनली नोन एज, तो बताओगे एम्फियोक्सिस या लैंसलेट सेल, जो भी रहेगा ऑप्शन में तुम ट्रिक मार दोगे। ऑप्शन में दिया रहेगा वन वर्ड में, तो वन वर्ड में तो जूलॉजी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन वर्ड में आप एम्फियोक्सिस या लैंसलेट या ब्रैंकियोस्टोमा दे सकते हो। तो हैबिट और हैबिटेट आपने देखा क्या था कि फाइलम कॉर्डेटा था, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा था। क्लास हमारी क्या थी? लेप्टोकार्डी थी। जीनस हमारा क्या? ब्रैंकियोस्टोमा। स्पीसीज हमारा लैंसलेटम। तो स्पीसीज का नाम कभी पूछा जाएगा तो लैंसलेटम बताना। देखो इसको बताने से पहले मैं इसकी खास बात एक स्टोरी बताता हूँ। हर इंसान की कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, इसकी भी एक स्टोरी है, सुन लो। एम्फियोक्सिस की स्टोरी ये है, इसके जाने से पहले हम तुमको बताते हैं कि इसकी स्टोरी है क्या। नॉक्टोरल नेचर का नाम सुना है? नॉक्टोरल, रात जो होते हैं ना, रातों के भूत होते हैं। हम लोगों में से कोई होगा रातों का भूत? रातों का नॉक्टोरल। क्या बोलते हैं? नॉक्टोरल। नॉक्टर्नल बोलते हैं एक्चुअली में, नॉक्टोरल क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल नेचर। वो एक्चुअली में होता क्या है कि इतने शैतान इंसान होते हैं कि ये लोग रात में ही निकलते हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा का कुछ खास बात स्टोरेज की भी इसी तरह से है। तो ये एक वर्ड में पूछ देता है कि ब्रैंकियोस्टोमा नॉक्टोरल नेचर शो करता है कि हर्डमानिया पैलिडा, क्योंकि दो स्पीसीज है। तो कंफ्यूज तो हो जाओगे ना कि अगर नहीं पता रहेगा कि भाई कौन सा शो करता है। तो बताओगे कि ब्रैंकियोस्टा स्टोमा हुआ या तो एम्फियोक्सिस हुआ या लैंसलेट वगैरह, ये हमारा नॉक्टोरल नेचर होता है। मतलब ये स्विमिंग करने के लिए अक्सर ये रहते कहाँ है? बालू में रहते हैं, सैंड वगैरह में रहते हैं। अभी हैबिट और हैबिटेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो जब ये बालू वगैरह में जो छिछला पानी है वहां पे रहते हैं। तो जैसे ये क्या होता है कि सैंड से निकलते हैं तो ये रात के टाइम में ही निकलते हैं, कुछ देर तक स्विम करते हैं, स्विम करने के बाद ये फिर से वो वापस चले जाते हैं। अब देखो
हैबिट और हैबिटेट देखते हैं, मतलब क्या ये रहते कहाँ पे। देखो भाई, देखो हैबिट और हैबिटेट की बात करें इसके अंदर, तो ब्रैंकियोस्टोमा इज मैराइन एनिमल विच इज कॉमनली फाउंड इन सैलो वाटर। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि ब्रैंकियोस्टोमा, हर्डमानिया पैलिडा, ये सब क्या है, मैराइन एनिमल है। मराइन मतलब क्या होता है, और सैलो वाटर मतलब क्या होता है, छिछला पानी। छिछला पानी मतलब कि ना ज्यादा कहीं पे पानी डूबने लायक हो, ना पानी, मतलब समझ रहे हो ना। छिछला पानी क्या होता है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जहाँ पे ना पूरी तरह से आप डूब सकते हो, ना वो उतना ज्यादा पानी भी नहीं रहेगा और उतना कम भी पानी नहीं रहेगा। तो जो ये ब्रैंकियोस्टोमा है वो एक मैराइन एनिमल है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सैलो वाटर में, जो छिछला पानी बोलते हैं। गाँव वगैरह में छिछला पानी आपको दिखेगा बरसात के मौसम में, रुका हुआ पानी। ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमा इज a marine animal which is commonly found in shallow water and it prefers salt water। मतलब ये क्या प्रीफर करता है, लगभग सॉल्ट वाटर, जहाँ पे बालू बालू तरह की जो होती है, और सॉल्टी वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो लगभग वहीं पाया जाता है। ऑन द सैंडी कोस्ट ऑफ लीड्स ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। तो ये क्या करता है कि डुअल मोड ऑफ लाइफ को ये एंजॉय करता है पूरी तरह से। तो ब्रैंकियोस्टोमा फिर से रिवाइज कराते हैं कि ये क्या होता है, कि एक मैराइन एनिमल है, और कहाँ पे पाया जाता है भाई, तो ये पाया जाता है कहाँ पे, सैलो वाटर में पाया जाता है, जहाँ पे, जिसको सॉल्ट वाटर भी बोल सकते हैं, प्रेफर करता है ये। और ये सैंडी कोस्ट पे रहता है, और डुअल मोड इसकी लाइफ रहती है। मोस्टली इट इज वरीड इन सैंड एंड अपराइट कंडीशन। अपराइट कंडीशन मतलब समझ रहे हो, उल्टा। मतलब क्या होता है कि ये बालू में लगभग ये धंसा रहता है। एक्चुअली में होता है क्या ना, कि पानी में तो ये मैराइन बोलोगे बोलोगे, लेकिन ये बालू होता है ना उसके अंदर, पानी के अंदर, उसी बालू में ये पूरी तरह से अंदर ही रहता है वो। और जो तुम्हारा हेडमानिया पैलिडा था वो बालू और पानी था, और जो रॉक्स था हमारा उसके अटैच था ये। लेकिन ये साहब क्या करते हैं, ये अंदर वह छिपे रहते हैं। इनकी खास प्रॉपर्टी है कि ये बालू के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर तो रहते ही हैं, लेकिन बालू के अंदर रहते हैं। और बालू के अंदर से निकलेंगे मतलब ये घर का छिपा हुआ दूल्हा। मतलब भैया जब काम आएगा तो ये बाहर निकलेंगे। और ये कब निकलते हैं, तो रात के समय निकलते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तब। कुछ खास बात इनकी कहानी इसी तरह से है। तो बता रहे कि हाउ एवर एट नाइट or dusk it come out of sand and swim actively by lateral undulating movement of the body। अब undulating movement क्या होता है, undulating मतलब होता है कि अप एंड डाउन। क्या होता है, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन होता है ना अंडुलेटिंग मोमेंट। मोमेंट होता है जैसे सीलिया फीट, सीलिया जैसे होती है ना उसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर अप एंड डाउन ऐसे उसकी अप एंड डाउन अंडुलेटिंग मोमेंट करती है, अपना फूड को वो कैप्चर करती है और लेती है, और सारा उसका प्रोसेस डाइजेशन में होता है उसी तरह से। तो यही चीज बोल रहा है इसके अंदर कि हाउ एवर एट नाइट और डस्क इट कम आउट ऑफ सैंड एंड स्विम एक्टिवली बाय लेटरल अंडुलेटिंग मोमेंट ऑफ इट्स बॉडी कॉज्ड बाय द मसल। तो जो इसके मसल्स के थ्रू जो अंडुलेटिंग मोमेंट होती है अप एंड डाउन, तो उसी के थ्रू क्या करता है कि ना रात के समय, ये नॉक्टोरल नेचर का बिहेवियर है इसका, तो मतलब ये बालू से बाहर आते हैं साहब हमारे, और उसके बाद ये स्विमिंग करते हैं पानी के ऊपर। ठीक है। उसके पहले ये बाकी समय ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये सैंड में ही रहते हैं। मतलब बरीड मतलब क्या होता है कि उसी के अंदर रहना। ठीक है। तो इनकी खास बात ये थी कि इनके हैबिट और हैबिटेट पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर माइराइन एनिमल होगा, कॉमनली ये सैलो वाटर में पाया जाता है, इसकी जो मोड ऑफ लाइफ होती है डुबल होती है, सैंड में लगभग लगभग ये धंसे रहते हैं अपराइट कंडीशन में, और जब रात होती है तो उसी रात के समय में ये बालू से निकलते हैं साहब और तैरते हैं। और किसके थ्रू तैर, किस तरह से तैरते हैं, तो अंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं अपने मसल्स के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। ओके। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है इसके अंदर, मूवमेंट नहीं समझ में आया। अरे भाई मूवमेंट नहीं होता ऐसे अप एंड डाउन, कहाँ गया, अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है मतलब अप एंड डाउन ऐसे ऐसे मूवमेंट करना। पानी में कभी देखा होगा, पनिया में तो तुम लोग देखे हो, गंगा में जो नहर वहर होता है उसी में तो तैरती रहती हैं सब। ऐसे ऐसे भागेंगे, ऐसे 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 ऐसे। रात के टाइम अगर टॉर्च मारो तो दिखेगा सब।
पानी में नहीं देखे हो? बरसात का सीजन है, अब गाँव में चले जाओ तो एकदम ढेर सारे मिलेंगे वो सब। एकदम छोटे छोटे ऐसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, ऐसे पॉइंटेड होता है, इन लोग की बॉडी होती है, साइड में ऐसे ऐसे पिन बना रहता है इसका। ऐसे आँख तो यहाँ नहीं रहती, आँख यहाँ रहती है, ऐसे ऐसे रहते हैं। ऐसे ही से भागते हैं सब, ऐसे ऐसे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इसी को बोलते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट, जो मूवमेंट करते हैं अप एंड डाउन, उसी को बोलते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। तो डुअल मोड ऑफ लाइफ से क्या मतलब, डुअल मोड ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि बालू में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। और एम्फिऑक्सिस था तो पानी में ही था, सैंड में तो भाई ये धस अंदर भी तो रह रहा है ना। ओके हाँ। और कोई क्वेश्चन? और कोई बताओ, कोई सवाल, आगे बढ़े। सबको क्लियर है? चलो, अब देखो, आवाज आ रही है क्लियर? बताओ, बोलो भाई। हाँ ठीक है। देखो, बाईलैटरल अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ इट्स बॉडी कॉज विद द मसल, वो हो क्या था? जब ये देखो भैया, ये जब ये डिस्टर्ब होता है, व्हेन इट इज डिस्टर्ब देन द जंप आउट ऑफ इट्स बारो एंड इट स्विम शॉर्ट डिस्टेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो पेयर्ड फिन हो जो होती है, पेयर्ड फिन मतलब जो होता है कि कोई भी अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो यहाँ वाली होती है, पीछे वाली तो कैडवल फिन बोला जाता है। इतना तो तुम मगर मछली वगैरह में जानते ही हो, पीछे पीछे कैडवल फिन रहता है, साइड वाली जो होती है वो पेयर्ड फिन होती है। तो जो पेयर्ड फिन होती है ना, अगर किसी के पास पेयर्ड फिन रही रहेगी तो वो अच्छी तरीके से पूरी तरह से वो तैर नहीं पाएगा, मतलब स्विम नहीं करेगा, उतने ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकता वो। तो इसमें यही होता है कि इसमें क्या होता है कि जो पेयर्ड फिन होती है इसकी, वो पेयर्ड फिन एब्सेंट होती है। तो पेयर्ड फिन के एब्सेंट होने के होता क्या है, जब ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, व्हेन इट वाज डिस्टर्ब देन जंप आउट ऑफ इट्स बारो, मतलब अपने बिलवा में से कूद जाता है। कूदने के बाद वो स्विम करेगा, कुछ देर तक स्विम करेगा, मतलब पूरी स्विमिंग नहीं कर पाता है, मतलब कुछ देर तक, या कहोगे कुछ शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। और ये क्यों कुछ ही शॉर्ट ऑफ डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, तो बताओगे कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन। तो मतलब जो साइड वाली होती है वो पेयर्ड फिन एसेंट होती है, लेकिन इसके अंदर कैडवल फिन होती है, इसीलिए वो तैर पाता है, पीछे वाला जो हिस्सा है। ठीक है। अब देखो, अब ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में कुछ काला चिट्ठा जान लेते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा इज ए सिलियरी फीडर एंड इट इज फीड ऑन प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म। तो मैंने बताया था तुम लोगों को, हडमानिया भी एक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म का ही एक सिलियरी फीडर वो भी है। प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म एल्गी वेल्गी वगैरह भी वो भी खाता है। तो ये ब्रेंकियोस्टोमा साहब हमारे क्या खाते हैं, मतलब इसी से छोटा सा, ये भी सिलियरी फीडर करता है। और ये भी कहाँ पे फीड करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो पानी के अंदर दिखते हैं, वही सब ये, इस उनसे उन्हीं सबको प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो उसी को ये फीड करते हैं और खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल आर सेपरेट एंड दे रिलीज देयर गैमेट इन वाटर। तो इसके जो मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं, और ये अपने गैमेट को रिलीज करते हैं पानी के अंदर, और वहीं पे इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो इतना समझ लोगे कि मेल और फीमेल जो इसके होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इसका पहला कहानी क्या देखे, क्लासिफिकेशन देखे। क्लासिफिकेशन में क्या था, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास हो गया हमारा लेप्टोगार्डी, जीनस हमारा ब्रेंकियोस्टोमा, स्पीसीज हमारा लेंसेट हो गया। इसके पहले क्या कहानी जाने कि ब्रेंकियोस्टोमा होता है मैराइन होता है, सैलो वाटर में पाया जाता है, और ये लगभग सैंडी कोस्ट वगैरह में डुअल मोड की लाइफ को ये एंजॉय करता है पूरी तरह से। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये लगभग ये बालू में अंदर तक रहता है, और जब रात का समय होता है तो ये बालू से बाहर निकलता है, सैंडी मतलब जो सैंड में जब ये धंसा रहता है तो। फिर क्या होता है कि ये क्या होता है कि कैसे, अब ये होता है कि पूरी तरह से ये अंडुलेटिंग मूवमेंट तो करता है, लेकिन कुछ कभी कभी जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो पूरी तरह से ये कुछ देर तक स्विम करता है। तो ये स्विम करने का मतलब ये है कि इसमें जो कैडुअल स्विम होता है उसी की वजह से स्विम करता है। ये ज्यादा देर तक नहीं स्विम करता है, थोड़े डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करता है। अगर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसे क्या चाहिए, कैडुअल जो हमारा पियर्ड फिन है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो पियर्ड फिन इसमें क्या होती है कि एब्सेंट होती है। अब हम बताएं कि ब्रेंकियोस्टोमा क्या होता है, एक सिलियरी फीडर होता है, खाता क्या है, तो प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म वगैरह को ये खाता है। ठीक है। और ये अपना गैमेट कहाँ रिलीज करते हैं, पानी में रिलीज करते हैं। पेज नंबर 2 को ओपन करें। अब देखो ये फिगर देखो इसका,
तो यहाँ पे देखो वही चीज है, पानी में अपने गैमेट को जब रिलीज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी इनका कहाँ होगा, पानी में होगा। तो फर्टिलाइजेशन इनका पानी में होगा एंड डेवलपमेंट इसके जो होंगे इनडायरेक्ट होंगे। और हर्डमानिया पैलिडा का भी डेवलपमेंट जो था वो इनडायरेक्ट था। अब इसके स्ट्रक्चर को एक बार समझ लो तुम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर विजिबल है सबको, देखो मैसेज करो, चैट बॉक्स में टाइप करो यस और नो। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, यस सर। कोई भी टाइप, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ कटा हुआ है तो फिर से ध्यान से देखना। देखो मैंने तुमको क्या बताया कि कैडुअल फिन इसके अंदर होता है, वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यहाँ जो पेयर्ड फिन होती है यहाँ पे जो पाई जाती है, वो पेयर्ड फिन जैसे मछली वगैरह में पाई जाती है, यहाँ पे नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ ये ज्यादा देर तक स्विम नहीं कर पाते। अब देखो ध्यान से, बॉडी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड रहती है। एक एक हमारा जो होता है ट्रंक पोर्शन, एक हमारा टेल पोर्शन। तो पहला तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ट्रंक कहाँ पे। तो देखो ट्रंक और टेल कहाँ पे इसका, तो यहाँ से लेके ये छोटा वाला माउथ है, यहाँ से लेके ये हमारा क्या ट्रंक पोर्शन है, क्या बोलोगे, ट्रंक पोर्शन, ट्रंक हो गया। और जो ये छोटा वाला पोर्शन हमारा ये फिन हो गया। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो बेसिकली जब लिखोगे तो बताओगे बेसिकली बॉडी हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, एक ट्रंक रीजन और दूसरा हमारा हो गया टेल रीजन। अब ट्रंक और टेल रीजन का तो काम खत्म हो गया। यहाँ भाई एक हिस्सा अगर दिखाओगे तो यहीं से हमारा ये लगभग देखो ये वाला हिस्सा टेल रीजन है, बाकी सब हमारा हेड जो हमारा ट्रंक रीजन में आ रहा है। अब देखो जो इसकी बॉडी जो होती है वो पॉइंटेड होती है। तो एक क्वेश्चन हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो वाइवा में पूछ लिया गया था कि ये बताओ कि कौन से स्पीसीज में जो होती है उसकी बॉडी होती है वो पॉइंटेड होती है। देखो यहाँ ऐसे भी तुम्हें पॉइंटेड भी दिख रहा है और ऐसे भी पॉइंटेड भी दिख रहा है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो पॉइंटेड होती है, मतलब एक जाके ऐसे जाके नुकीला हो जाना, उसी को बोलते हैं पॉइंटेड। तो अगर वाइवा में पूछते हैं ये लोग प्रैक्टिकल में, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन जहाँ भी होगा पूछेंगे तो जरूरी, तो बताओगे बॉडी किसकी पॉइंटेड होती है, तो एम्फिऑक्सिस की, या बताओगे लैंसलेट की, या बताओगे ब्रैंकियोस्टोमा। तो सवाल तीनों किसी तरीके से बता सकते हो, सवाल किसी तरीके से पूछा जा सकता है। अब रही बात, आगे चलते हैं इससे कहानी की तरफ कि क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लो। ये हमारा क्या माउथ वाले पोर्शन को हम रोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम। रोस्ट्रम, ध्यान से सुना, ROSTRUM। तो रोस्ट्रम हमारा कहाँ पे है, रोस्ट्रम हमारा देखो यहाँ पे है, ये कटा हुआ पोर्शन ये रोस्ट्रम है। और ये हमारा क्या ओरल सिराई है, क्या है, ओरल सिराई, ओरल सिराई। तो जो दूसरा वाला कटा वाला पोर्शन ये हमारा ओरल सिराई है। तो ओरल सिराई क्या होता है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे फ्लैजलेटेड जो होती है, ऐसे ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं ओरल सिराई। तो ये ओरल सिराई हमारे यहाँ पे दिखती है। तो अभी एक्सप्लेन करेंगे, अब तो बस खाली फिगर को देख लो, बाकी तो इसी को एक्सप्लेन करना रहता है स्ट्रक्चर में कि कौन चीज कहाँ पे है। बताओ भाई इसको। अब देखो ये आगे वाला पॉइंटेड हमारा रोस्ट्रम है, और रोस्ट्रम के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन हमारा नोटोकॉर्ड होता है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं वेलम। क्या बोलते हैं, वेलम। हमारा जो पॉइंटेड माउथ था, माउथ को बोलते हैं क्या, रोस्ट्रम। और रोस्ट्रम के नीचे जो सीरियल लाइक सेल होता है उसको बोलते हैं ओरल सिराई, ठीक है। और हमारा जो माउथ जो होता है वो माउथ से कौन काम करता है, रोस्ट्रम नहीं करता है, कभी पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, ये आर्टियोफोर है। तो इस ससुरे का माउथ जो होता है वो यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, आर्ट्रियोफोर। ये हमारा माउथ का काम करता है। ये यहाँ पे देख लो आर्ट्रियोफोर कहाँ पे, ट्रंक के जस्ट नीचे 1/3 पोर्शन, मतलब 1/3 पोर्शन ट्रंक की रीजन होता है और 1/3 पोर्शन टेल का होता है। तो तुम्हें दिख रहा है बड़ा वाला पोर्शन ट्रंक है, छोटा वाला टेल है। तो आर्टरी फोर तुम्हारा यहाँ बीच में दिखाई देता है, मिडिल फोर। यही लगभग माउथ का काम करता है। वो रोस्ट्रम तो तुम्हारा पॉइंटेड पोर्शन है, और वहीं पे आपको ओरल सिराई भी मिल रहा है। तो कहाँ कहाँ पे ये चीज देख लो, फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है। तो खास बात तो जूलॉजी के पेपर फर्स्ट में तो खास बात ये है कि तुम्हें अगर सपोज दैट तुम्हें याद ही नहीं हो रहा है, इनकेस में याद मतलब क्या है कि थियरी अगर याद नहीं हो रही, इसमें रटना भी तो बहुत होता है। तुम फिगर बस प्रैक्टिस कर लो ना इसके। दो स्पीसीज हैं तो एक क्वेश्चन तुम्हारा फिगर के लिए अटेम्प्ट करने के लिए आता है, 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, फिगर बनाओ। इसमें ये सब पूछ दिए जाते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा का जो तुम्हारा इसका ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये, और तुम्हारा हर्डमानिया पैलिडा का तुम्हारा हो गया, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया, और एक तुम्हारा हो गया हर्डमानिया पैलिडा का एक फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो पूछा जा सकता है, और एक तुम्हारा लार्वल स्टेज जो हो गया तुम्हारा वो पूछा जाता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो वही समझा रहे कहाँ कहाँ क्या पे क्या प्रेजेंट है। अब देखो ये हमारा नोटोकॉर्ड हो गया, हमारा वेलम हो गया। ये जो लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, मायोसेप्टा होती है। क्या होती है, मायोसेप्टा। ये वाले जो पोर्शन है ये ऐसे ऐसे करके ये सब हमारे क्या, मायोसेप्टा प्रेजेंट, क्या है, मायोसेप्टा होता है। और मायोसेप्टा के ऊपर जो
जो एक छोटी छोटी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल फिन। तो हमारा यहाँ क्या प्रेजेंट है, तो डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल फिन है। अब देखो जो इसका रिप्रोडक्ट, भाई जाहिर सी बात है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, तो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो क्या होता है, गोनाड्स होते हैं। तो गोनाड्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जस्ट मेटा प्लूरल फोल्ड है, ये मेटा प्लूरल फोल्ड आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला मेटा प्लूरल फोल्ड के ऊपर हमारे क्या होते हैं कि गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके हमारे क्या होते हैं कि गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं से हमारा क्या होता है कि रिप्रोडक्शन वगैरह होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे यहाँ गोनाड है। और एनस कहाँ पे है, तो बिल्कुल यहाँ पे आर्टरी4 देख रहे हो, आर्टरी4 के जस्ट राइट साइड में आपको एनस दिख रहा होगा, ये हमारे क्या एनस है। और बाकी टेल में एक ही पोर्शन पढ़ना है, कैडुअल फिन। तो आप रोस्ट्रम देख लियो, ओरल सीराई क्या, बस इसी को एक्सप्लेन कर दो कहाँ पे क्या प्रेजेंट है और कहाँ पे किसको लिखना, सारा चीज यही चीज है। ये वेंट्रल फिन सबसे छोटी जो फिन होती है वो वेंट्रल फिन होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेयर्ड फिन एब्सेंट है। ओके, अब बात करते हैं, देखो शेप और साइज और कलर की बात कर लेते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा कि उसका हैबिट और हैबिटेट है, रहता कहाँ है और खाता क्या है। अब इसका शेप और साइज और कलर की बात करते हैं। तो ये देखो, एम्फियोक्सिस इज ए स्मॉल इलांगेटेड नैरो एंड फिश लाइक एनिमल। तो मैंने क्या बोला कि जो एम्फियोक्सिस होता है वो छोटा होता है और इलांगेटेड होता है, मतलब थोड़ा सा पॉइंटेड होती है इसकी स्ट्रक्चर। और ये फिश लाइक एनिमल होता है, फिश होता है ना ऐसे, लगभग इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना, इलांगेटेड ऐसे। तो कुछ इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर भी होता है। कैडुअल फिन उसमें भी रहता है, कैडुअल फिन इसमें भी रहती है, लेकिन उसके अंदर फिश के अंदर पेयर्ड फिन होता है। तो इसके अंदर पेयर्ड फिन हो जाएगा तब तो ये मछली हो जाएगी। तो एम्फियोक्सिस की जो बॉडी होती है वो इलांगेटेड होती है, छोटी होती है, और फिश लाइक एनिमल होते हैं। और इसकी कितना बड़ा होता है, तो लगभग 8 से 7 सेंटीमीटर, आप हाथ से भी देख सकते हो कि 8 से 7 सेंटीमीटर, एक बीच वाली उंगली है उसके बराबर मिल सकता है आपको, इससे बड़ा ही होगा। तो लगभग लगभग 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ होते हैं। आ गया 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड इट इज लैटरली कॉम्प्रेस एंड पॉइंटेड एट द बोथ द। मैंने क्या मतलब, अब ये कॉम्प्रेस कहाँ से होगा, देखो ये मतलब ये तो पॉइंटेड है ही, ऐसे देखो, ऐसे ये तो पॉइंटेड है ही बच्चा, ये पॉइंटेड है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, बाकी ये वाला देखो, ये वाला पॉइंटेड है, लेकिन ये देखो ये कॉम्प्रेस होता है, मतलब चिपटा, बता सकते हो ना कि कॉम्प्रेस लगभग लगभग है। ये पॉइंटेड तो है ही दोनों साइड से, तब ना यहाँ पे कैडुअल फिन लगी हुई है, यहाँ पे कैडुअल फिन यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन है तो ये पॉइंटेड ही। तो वही चीज ये बोल रहा है कि ये क्या होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है और फिश लाइक एनिमल लगभग ये दिखता है, 5 से 8 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो पॉइंटेड होती है और कॉम्प्रेस होती है। तो ये लिखा हुआ है कि इट इज लेटरली कॉम्प्रेस, पॉइंटेड एट द बोथ द एंड, एंड हेंस इट इज कॉल्ड लैंसलेट। तो इसी के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, लैंसलेट नाम दे दिया गया। किसके कारण दिया गया, तो क्योंकि ये पॉइंटेड है। सर आपकी आवाज बार बार कट जा रही है, बार बार कट जा रही है सभी लोगों में। भाई कोई और भी बताओ यार, आवाज नहीं आ रही है क्या। क्लियर है आवाज। और कटी थी, एक बार कटी थी ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला कि से, हाँ भैया शुरू तो करने दो, हाँ अभी ठीक है। तो एम्फियोक्सिस जो होता है स्मॉल इलांगेटेड नैरो होता है, फिश लाइक एनिमल, यहाँ तक हो गया था। लैंसलेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी कंप्रेस होती है और पॉइंटेड होती है। देयर बॉडी इज व्हाइटिश इन कलर। तो अब इसके हम शेप की बात तो कर लिए कि इसकी शेप में क्या होती है, कि शेप इसका पॉइंटेड होता है, और इसकी लेंथ की साइज की भी बात कर लिए कि लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। अब बात करते हैं इसकी कलर की। तो इसकी जो बॉडी होती है, देयर बॉडी इज व्हाइटिश एंड समवॉट ट्रांसलूसेंट होती है, मतलब क्या होता है, पारदर्शी। तो इसकी जो इन कलर दिखती है और पारदर्शी होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी इज वेल adopted for borrowing as। तो इसकी बॉडी जो होती है वो व्हाइटिश और ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट होती है और स्ट्रीमलाइंड होती है। अब आगे देखो, तो जो स्ट्रीमलाइंड इसकी जो बॉडी है उसकी, अब जाहिर सी बात है किसी की अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो किसके लिए उसकी खास कैरेक्टर क्या है,
तो जाहिर सी बात है कि वो स्विमिंग में हेल्प उसको करेगा। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है हमेशा वो स्विमिंग में हेल्प करती है, जिसकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब बात करते हैं जो स्ट्रक्चर बना है, वो शेप एंड साइज कलर को देख लिए, उसके हैबिट और हैबिटेट को देख लिए। अब हम बात करते हैं उसके डिवीजन ऑफ बॉडी में। तो देखो मैंने बताया था कि बॉडी का डिवीजन कैसे हुआ था, द ट्रू हेड इज डिजेनरेट। तो इसमें हेड तो होता नहीं है, आपने देखा ये लगभग वो पॉइंटेड था। तो इसमें ट्रू हेड जो होता है मतलब एब्सेंट होता है। और देखो डिजेनरेट मतलब कि एब्सेंट ही होता है पूरी तरह से। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रीजन। एक होता है द ग्रेटर पोर्शन इज एंटीरियर रीजन, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, और मच शॉर्टन रीजन हमारा क्या था, वो टेल बोलते हैं। तो जो आपने फिगर में देखा वही है। देखो यहाँ पे कि जो हमारा होता है कि इसका जो ट्रू हेड एब्सेंट होता है, और लगभग ये दो पार्ट में इसे हम डिवाइड, एक ट्रंक रीजन हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रंक रीजन हो गया, और हमारा क्या हो गया, ये टेल रीजन हो गया। तो डिवीजन ऑफ बॉडी में कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में मतलब क्या बोलोगे कि भाई इसका ट्रू हेड जो होता है वो एब्सेंट होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, द ग्रेटर रीजन होता है वो ट्रंक होता है, और जो शॉर्टर रीजन होता है वो टेल होता है। एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक कंडीशन इज पॉइंटेड। तो जो एंटीरियर एंड होता है ट्रंक का, मतलब बाहरी वाला हिस्सा, मतलब जब बोलोगे वो क्या होता है कि वो पॉइंटेड होता है। तो उसी पॉइंटेड को हम क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम बोलते हैं। तो आपने रोस्ट्रम यहाँ पे देखा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो रोस्ट्रम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रोस्ट्रम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके अपर्चर के बारे में। ठीक है, अब अपर्चर देखो, द ट्रंक कंटेन थ्री ओपनिंग, माउथ है माउथ, आर्ट्रियोफोर एंड एनस। तो जो इसका अपर्चर वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है कि इसका थ्री ओपनिंग होती है, एक माउथ की ओपनिंग होती है जैसे आर्ट्रियोफोर और एनस की। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे बार बार इसको करना पड़ रहा है। अब देखो oral hood is tentaculated structure which is located anterior below the rostrum। तो जो हमारा ओरल हुड होते हैं, जो टेंटिकुलेटेड मतलब जो ओरल सिराई है, जो ओरल सिराई का स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है, तो एंटीरियरली कहाँ पे लोकेटेड है, तो रोस्ट्रम के नीचे। मैंने जो बोला ना, तुम लोग जो देखे हो बस वही लिखते जाना है तुम लोग को। जो देखे हो तुम लोग यहाँ पे देखो, हमारा ओरल जो हुड हो गया, ओरल सिराई जिसको बोल रहे हो, यहाँ पे जो ओरल सिराई है देख लेना इसको। ओरल सिराई कहाँ पे, जस्ट ये जो एंटीरियर रीजन है रोस्ट्रम का, उसी के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम्हें देखा है बस उसी को एक्सप्लेन करते जाना बस, कि ओरल हुड जो टेंटिकुलेटेड या जो ओरल सिराई है, जो लगभग लगभग सीलिया की तरह जो दिख रहा है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एंटीरियरली जो नीचे है उसके कहाँ पे, रोस्ट्रम के नीचे, विच कंटेन लगभग 20 या 20 से ज्यादा ओरल सिराई उसके अंदर होती है, टेंटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ओरल हुड एनक्लोजेस द लार्ज फनल शेप कैविटी इज कॉल्ड बेकल कैविटी। तो ओरल हुड क्या होते हैं, किसके एनक्लोज रहती है, तो लार्ज फनल शेप जो कैविटी होती है इसी के अंदर, बॉडी के अंदर। तो तुम्हें बकल कैविटी मिलेगी, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तो किससे इनक्लोज रहती है, तो बकल कैविटी से इनक्लोज रहती है। अब देखो माउथ इज a very wide and anterior-ventral aperture which is surrounded by the free margin of oral hood arteriophore। तो जो हमारा माउथ वाला रीजन था वो ये था। देखो बार बार पीछे आना पड़ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ये माउथ वाला रीजन है, यही है अपर्चर वाला पोर्शन, जो ये आर्टरी फोर दिख रहा है, इसको इरेज करने दो। ये वाला जो पोर्शन है ये आर्टरी फोर वाला। The mouth is very wide anterior-ventral aperture which is surrounded by the free margin of oral hood, जिसको हम आर्टरियोफोर बोलते हैं, एंड इट इज स्मॉल मिड वेंट्रल अपर्चर और विच इज सिचुएटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन। तो जो वेंट्रल फिन है उसी के जस्ट आगे और ओरल हुड के बगल में वो क्या होता है कि आर्टरी फोर के पास प्रेजेंट रहता है। तो आर्टरी फोर की लोकेशन भी यही चीज यहीं पे बता दिया कि स्मॉल मिड वेंट्रल अपर्चर विच इज जस्ट सिचुएटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन। तो देखो वेंट्रल फिन कहाँ पे है, देखो देखो बच्चा, बोला क्या कि वेंट्रल फिन के जस्ट बगल में। तो वेंट्रल फिन हमारा ये है, देखो ये वाला पोर्शन है, और यहीं पे हमारा क्या आर्टरी फोर है, और ओरल जो सिराई है ओरल रूट पोर्शन है उसी के बगल में। तो जो चीज तुमने देखा वही चीज लिखना है, इसके बगल में और उसके साइड में सारा चीज वही चीज लिखना है। तो इसने यही बोला है, यहाँ पे फिर से देखो, ये यही चीज बोल रहा है कि द माउथ इज वेरी वाइड ओपन एंटीरियर वेंट्रल अपर्चर
एंड विच इज सराउंडेड बाय द फ्री मार्जिन ऑफ ओरल हुड, इसको आर्टरी फोर बोलते हैं। और स्मॉल वेंट्रल जो मिड वेंट्रल जो अपर्चर जो ये पोर्शन था पूरा ये ऐसे अपर्चर का, विच इज सिचुएटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन। तो क्या होता है कि आवाज आ रही है ना, फोन आ जाता है तो बीच में आवाज ही कट जाती है। फ्री मार्जिन ऑफ ओरल हुड आर्टरी फोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बताया ना कि किसके बगल में होता है, विच इज सिचुएटेड जस्ट फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन। तो वेंट्रल फिन ऐसे 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 था यहाँ पे, तो उसी के जस्ट बगल में उसके फ्रंट मतलब उसके सामने पे हमारा क्या था, ये आर्टरी फोर था। दिख रहा था ना सबको कि आर्टरी फोर कहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो the large arterial cavity present around the pharynx which open outside through the arteriophore। तो जो लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है इसके बॉडी के अंदर होगा ये सारा चीज। फेरिंग्स कहाँ पे होगा, तो फेरिंग्स इसके अंदर होगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव और वाला देखोगे उसके अंदर तुम्हें फेरिंग्स देखने को मिलेंगे। तो जो आर्टियल कैविटी होती है जहाँ पे ये सारा जैसे उसका फूड जाता है उसके आर्टियल कैविटी से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंग्स के अंदर वो होता है, फिर एसोफेगस के थ्रू जाता है, फिर माउथ है ना, सारा चीज पढ़ेंगे एक एक चीज। तो अभी उसके जो मतलब जो हमारा जो लार्ज आर्टेरियल कैविटी होती है फेरिंग्स के अराउंड में, वो कहाँ पे ओपन होती है, तो आर्टरी फोर में आके ओपन हो जाती है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसका जो एनस होता है वो स्मॉल एनस इज ए स्मॉल अपर्चर विच इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ मिड वेंट्रल लाइन एट द बेस ऑफ कैडुअल फिन। तो जो हमारा कैडुअल फिन है उसी के आसपास एनस प्रेजेंट है। तो एनस का दिखा देते हैं कहाँ पे एनस आपको फिगर में, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। तो एनस हमारा क्या होता है कि जो हमारा वेंट्रल फिन है उसी के कैडुअल फिन और वेंट्रल फिन के पास ही होता है। देखो ये हमारे क्या है, ये जो सर्किल किया हूं, ये जो सर्किल हुआ है और zoom हो गया, देखो ये जो हमारी सर्किल है आर्टरी फोर के बाद हमारे क्या वेंट्रल फिन है और वेंट्रल फिन के बाद एनस है, और ये कैडुअल फिन और वेंट्रल फिन के बीच में ये हमारा क्या है कि एनस प्रेजेंट है। तो एनएस जो होता है हमारा स्मॉल अपर्चर होता है कहाँ पे ओपन होता है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, द लेफ्ट ऑफ मिड वेंट्रल लाइन एट द बेस ऑफ कैडुअल फिन। कैडुअल फिन के और उसके बीच में भी ये भी बता सकते हो कि जो हमारा कैडुअल फिन है और जो हमारा अपर्चर या जो आरटीओ फोर के बगल में जो वेंट्रल फिन है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। द स्मॉल पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेल। अब टेल की बात करते हैं, अब सीधा टेल पे आते हैं। द स्मॉल पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेल विच इज लोकेटेड बिहाइंड द एनस। तो एनस के जस्ट पीछे हमारा क्या होता है कि हमारा एनस प्रेजेंट होता है। यहाँ तक कॉपी में लिख के स्क्रीन और कॉपी का फोटो खींच के ग्रुप्स में इसका पीडीएफ डाल देना तुम लोग। अब बाकी का कल से स्क्रीन और फोल्ड को शुरू करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लार्वल स्टेज होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, चैप्टर एंड हो जाएंगे। तो इसका हम नोट्स अभी हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो भाई बाकी लोग कहाँ हैं? चलो ठीक है, लीव कर सकते हो शिवांगी।